सीटें, उसमें से दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, रामपुर और साथ ही दूसरी सीट जिसमें समाजवादी पार्टी बरसों से यहां पर चुनाव जीतती चली आ रही है। लेकिन अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि किस प्रत्याशी को उतारा जाए। वो चुनौती तो पूरी कर ली गई है, लेकिन मुख्य चुनौती जो है चुनाव को जीतने की, वो अभी बाकी है। बिल्कुल ऐश्वर्या, जब पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारी कर रही थी, तब अलग अलग परिस्थितियों के कारण अब उत्तर प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। खतौली में विक्रम सैनी को सजा का ऐलान हुआ और रामपुर में भी सपा के कद्दावर नेता माने जा रहे हैं आजम खान को सजा का ऐलान होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन ऐश्वर्या, यहाँ पर खास बात यह समझनी होगी कि कोई भी उपचुनाव हो, इससे यहाँ पर कोई राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम नहीं घटने जा रहा है, लेकिन ये चुनाव यूपी की सियासत में आने वाले वक्त में बड़े संदेश लेकर आएंगे। मैनपुरी का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपनी विरासत वाली सीट पर डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव ये पहली बार होगा जब बिना मुलायम सिंह यादव के इतने बड़े चुनाव में मैदान में उतारने जा रहे हैं। डिंपल यादव क्या उनकी विरासत को संभाल पाएंगी, यह भी बड़ा सवाल है। आज जिस तरह से बीजेपी ने अपनी इन 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है ऐश्वर्या, उसके नियतार्थ हमें समझने पड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने मैनपुरी में भी सपा को वॉकओवर देने से पूरी तरह से गुरेज कर दिया। जब यह माना जा रहा था कि वो मुलायम सिंह की सीट है, उनको सम्मान के नाते हो सकता है यहां पर कोई कमजोर प्रत्याशी उतारा जाए, तो आप देखेंगे उन्होंने सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी का चयन किया है। यह बात सही है कि यूपी में कामकाज, विकासवादी और तमाम ऐसी बातें होती रहती हैं सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन जमीन पर जाति वाला जो समीकरण है उससे कोई भी पार्टियां गुरेज नहीं करती हैं। मैनपुरी के सियासी समीकरणों को हम देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा मतदाता यादव हैं और डिंपल यादव के तौर पर मुलायम सिंह का सहानुभूति वोट भी है, इस यादव बेल्ट के तौर पर भी जाता है, जिनसे सपा के गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है। 1996 से लगातार यहां पर मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर यहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है तो शाक, तीसरे नंबर पर आते हैं यहां पर ठाकुर और चौथे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण। सुभाषपा अभी तक 2022 में सपा के साथ थी, लेकिन जैसे ही अलगाव हुआ है सबसे पहले यहां पर किसी ने प्रत्याशी उतारा तो वो सुभाषपा थी और उसके बाद रमाकांत शाक का नाम सामने आया, यानी कि जो शाक के मतदाता हैं उनको साधने की कोशिश की गई। आपको बता दें 2019 में जब यहां पर लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मुलायम सिंह के सामने बीजेपी ने प्रेम कुमार शाके को उतारा था और तब भी जीत का मार्जिन आप देखेंगे तो केवल 90,000 के बीच में था। यानी आप समझ सकती हैं कि मुलायम सिंह जैसा कद्दावर नेता भी अपने ही गढ़ में किस तरह से चुनौती को स्वीकार सही कहा और आपसे भी जानकारी लेंगे हम शैलेंद्र। लेकिन इस बीच रामपुर से हमारे सहयोगी मुजस्सिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलते हैं। मुजफ्फर, रामपुर में बीजेपी ने काफी बैठकें की, मंथन किया, आखिर रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़, किस तरह से वहां पर जीत के लिए रणनीति तैयार की जाए, लेकिन आखिरकार अब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। देखिए, जिस तरीके से हम आजम खान के जिले यानी गृह जनपद रामपुर की बात करें तो यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल्य सीट है और आजम खान 80 से लेकर आज तक कामयाब होते चले जा रहे हैं। हालांकि 1996 में जरूर उनमें सियासी झटका लगा था जब वो विधायक हारे थे कांग्रेस के अफजल खान, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा समय में कहीं ना कहीं उनकी ताकत का भी सवाल है। और उसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी जो यहाँ से एमपी चुने गए हैं और उसके बाद वो कैंप की राजनीति में पहुंचे, तो उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर साख का चुनाव है। क्योंकि हालांकि ये बात अलग है कि विधानसभा के आम चुनाव नहीं है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कौन किसकी सरकार बनेगी और खेल है। और आजम खान की को बचाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो आकाश सक्सेना का नाम परसू किया गया और उनके बाद जो उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, लगातार लंबे समय से जो आकाश सक्सेना है वो आजम खान के विरोध में व्यक्तिगत विरोध तो कर ही रहे थे और लेकिन आधारभूत कार्रवाई को भी बिल्कुल आपने सही कहा। ये ऐसी सीट जहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो बीजेपी के सामने, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कॉन्फिडेंस जबरदस्त दिखता है उनमें। अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरह हमारे संवाददाता ने उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से बातचीत की। उन्होंने कहा 100% जीत तय है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात की थी, उन्होंने कहा था तीनों सीट पर जीत तय है। तो बीजेपी के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी दिख रहा है।
बिल्कुल ऐश्वर्या, कोई भी चुनाव हो तो कॉन्फिडेंस जाहिर तौर पर सियासी पार्टियों में होता है। कोई भी हारने के लिए मैदान में नहीं उतरता है जब तक परिणाम नहीं सामने आते। सबके दावे ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमें आज ये समझना चाहिए कि आखिर ये समीकरण कहते क्या है। अगर तीनों सीटों की बात करें, जो मेन बातें हैं मैं आपको बताऊं तो आजम खान का जो गढ़ है रामपुर, वहां पर भी बीजेपी ने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। जैसे कि हमारे संवाददाता मुजस्सिम भी बता रहे थे, आकाश सक्सेना वो शख्सियत है ऐश्वर्या जिसने रामपुर में आजम खान की जितनी भी कारगुजारियां थी उनके काले चिट्ठे खोलने वाले आकाश सक्सेना थे। एक के बाद 80 तक संख्या पहुंच गई थी रामपुर में आजम खान के ऊपर, और आकाश सक्सेना की याचिकाओं पर कोर्ट ने आजम खान पर ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें सजा हुई। उनके हेट स्पीच के मामले में भी उनको सजा हुई, और जिसके कारण ये सीट खाली हुई है और यहां पर उपचुनाव का मैदान सज चुका है। मैनपुरी की बात कर लें तो यहां कहा जाता था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, लेकिन मुलायम के नाम के बाद अब यहां पर जलवा किसका होगा? डिंपल यादव क्या उस विरासत को संभाल पाएंगी? तेज प्रताप, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल वाले समीकरण किस तरह से यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे? और साथ ही शाक्य वाला जो समीकरण है सुभाषपा के मैदान में आने के बाद भी क्या बीजेपी यहां पर वो करिश्माई प्रदर्शन कर पाएगी जो यूपी की सियासत में बहुत बड़ा संदेश दे जाएगा? मैं कह रहा हूं इन तीनों सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट ऐश्वर्या मैनपुरी की है कि अगर यहां पर बीजेपी किसी भी तरह से परिवर्तन लाने में कामयाब हो जाती है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व क्षमता और 24 के मिशन के लिए सपा के लिए बड़ी चुनौती लेकर आएगा। इसलिए मैनपुरी की सीट पर सबसे ज्यादा नजर है। हालांकि डिंपल की दावेदारी कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तब सारी चीजें साफ होंगी। एक आखिरी सीट बचती है वह मुजफ्फरनगर की खतौली, जहां पर विक्रम सैनी को सजा मिलने के बाद उनकी पत्नी राजकुमार सैनी को यहां पर मैदान में उतारा गया है। सैनी समाज की बाहुल्यता है पश्चिमी यूपी में, और साथ ही खुद विक्रम सैनी का ऐसा दबदबा है कि ऐसे में माना जा रहा है कि राजकुमारी सैनी ही उनके लिए सबसे सेफ कैंडिडेट यहां पर होती। लेकिन बीजेपी ने हर समीकरण को ध्यान में रखा है। बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे यहां पर नगर निकाय के चुनाव हो। बीजेपी ने सब कुछ समझा है, सब कुछ जाना है। चुनाव में हर जो चुनाव होते हैं वो बड़े संदेश लेकर आते हैं, इसलिए बीजेपी चाहती है कि यहां पर परिणाम कुछ भी हो, एक संदेश दिया जाए, अपनी तैयारियों को परखा जाए, कामकाज को परखा जाए। 22 के चुनाव अभी जल्दी ही हुए हैं, तो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं क्या उसमें अभी भी जनता के बीच में वो लहर कायम है? सरकार के कामकाज को जनता किस तरह से लेती है, मुद्दे कितने आगे गौड़ हो जाते हैं, और साथ ही यहां पर जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, उनकी परख भी होती नजर आएगी। ऐश्वर्या, बिल्कुल शैलेन, आपने सही कहा। इन तीनों उपचुनाव उसके नतीजे बेहद दिलचस्प होंगे और जनता की नजर फुल्ली तौर पे रहेगी कि आखिर जीत किसकी होती है। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों तक पूरी जानकारी भी